थर्मोडायनामिक्स। कुछ आइडिया थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? थर्मो मतलब हीट, डायनामिक्स फिजिक्स में पढ़ा होगा, मोशन टाइप। तो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with branch of chemistry which deals with energy changes involved in any chemical reaction, involved in any chemical reaction। बेसिकली मैंने एक रिएक्शन कैरी आउट की, रिएक्शन को अब से हम प्रोसेस बोला करेंगे, ठीक है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, या फिर अब से इसको हम बोला करेंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। अब से रिएक्शन नहीं बोला करेंगे, इस चैप्टर में हम इसको क्या नाम देंगे? प्रोसेस कहा करेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक, कि इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी लिबरेट आउट हुई, कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी, वो सब चीजें हमें कौन बताता है? थर्मो बताता है। एनर्जी चेंजेस, इस रिएक्शन में कितना एनर्जी चेंज हुआ, वो सब हमें कौन बताता है? थर्मो निकालना सिखाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो इसमें ना कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस हैं जो आज हम करेंगे। तो डेफिनेशंस थोड़ा सा नोट डाउन करने वाली चीजें हैं, देखते हैं एक एक करके करते हैं। ये लिख लिया है ऊपर वाला? सर एक मिनट नोट करो। चीज हैं उनके बारे में देखते हैं कि क्या क्या है, एंड इंपॉर्टेंट रहेंगी बाकी के चैप्टर के लिए। तो बेसिक डेफिनेशंस, तो सबसे पहला आता है सिस्टम। सिस्टम क्या है? बेसिकली जो भी चीज जिसमें हम रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मान लो मैंने एक टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्शन कैरी आउट की। मैंने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्शन कैरी आउट की। अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कैरी आउट कर रहा हूं तो वो टेस्ट ट्यूब मेरे लिए क्या है? सिस्टम। बाकी का पूरा यूनिवर्स मेरे लिए क्या होगा? सराउंडिंग। मान लो इसमें मैंने कोई टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करनी है, ठीक? तो ये जो टेस्ट ट्यूब है मेरे लिए, ये मेरा सिस्टम बनेगा, एंड बाकी का पूरा यूनिवर्स मेरे लिए क्या रहेगा? सराउंडिंग। मान लो हम एक वेसल लेते हैं, उस वेसल में पानी को बॉईल करते हैं। हमने एक वेसल उठाई एंड उस वेसल में हम पानी को बॉईल करने लगे। जिस भी वेसल में हम पानी को बॉईल करने लगेंगे, उस वेसल को हम बोलेंगे सिस्टम। ठीक है, तो ये वेसल मेरे लिए क्या होगा? सिस्टम। एंड द रेस्ट ऑफ यूनिवर्स विल बी सराउंड। तो सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। बेसिकली मैं सिस्टम की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under consideration, which is under consideration, part of universe which is under consideration, उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। या where reaction is carried out, where
reaction is being carried out, उस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम। एंड अगर हम बात करें सराउंडिंग की, तो होल ऑफ द यूनिवर्स excluding system, whole of the universe excluding system is surrounded। कोई दिक्कत? क्लियर? सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, कोई डाउट? ये तो बेसिक सी चीजें हैं, लिख लिया इसे। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखो अपने पास तीन तरह के सिस्टम है बेसिकली, अगर ब्रॉडली क्लासिफाइंग। एक है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। बेसिकली अगर हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं, सबसे पहले ओपन से ही शुरू करते हैं। ओपन सिस्टम के अंदर देखो क्या होता है, मान लो हम एक वेसल लेते हैं, उस वेसल के अंदर हमने पानी रख दिया और हम उस पानी को बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, उस पानी को हम क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं। जब हम इस पानी को बॉईल करेंगे तो क्या होगा, इसके वेपर्स बनेंगे और वो वेपर्स बाहर की तरफ चले जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ अपना सिस्टम क्या है? ये जो वेसल है ये अपने लिए क्या है, सिस्टम। एंड ये जो पूरा एरिया है बाहर का, ये अपने लिए क्या है, सराउंडिंग। जैसे ही हम वेसल से बाहर निकलते हैं तो वो अपने लिए क्या होता है, सराउंडिंग। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारे जो वेपर्स हैं, वेपर्स आर गोइंग फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। सिस्टम से बाहर निकल के वो कहां जा रहे हैं, सराउंडिंग में जा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं मेरा ये जो सिस्टम है ये अपने मैटर एक्सचेंज कर रहा है विद द सराउंडिंग। अपना सिस्टम जो है वो मैटर चेंज कर रहा है। मैटर मतलब मास। जो पानी है वो सिस्टम में से बाहर निकल के कहां जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। एंड अगर हम इसको यहां से हाथ लगाएंगे, अगर तुम इस पतीले को हाथ लगाओगे तो तुम्हें गरम गरम लगेगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो सिस्टम है ये अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है हमारी बॉडी के साथ। दोबारा से समझो, अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो हमारे सिस्टम में से पानी बाहर निकल के कहां जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है। तो ये मैटर का तो चेंज कर ही रहा है। साथ ही साथ अगर हम इसको हाथ लगाएं, जब हाथ लगाओगे तो तुम्हारा हाथ गर्म हो जाएगा, तुम्हें गरम गरम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी एनर्जी हमारी बॉडी के साथ क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। तो एक ऐसा सिस्टम जो मैटर और एनर्जी दोनों का चेंज कर सकता है विद द सराउंडिंग, उस सिस्टम को हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। सिस्टम which can exchange both matter as well as energy, with surrounding।
ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट आ रही है। हाँ, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, कोई इशू नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आ जाएगा वाटर बॉइलिंग इन एन ओपन पैन। वाटर बॉइलिंग इन ओपन वेसल, या फिर अपना लेक्स, जो लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, ये सब ओपन सिस्टम है, क्योंकि इसमें से पानी बाहर चला जाता है, वेपर्स की फॉर्म में क्लाउड्स बनते हैं, वो पूरा वाटर साइकिल पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो ये सब ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। कोई डाउट? क्लियर? नोट करो ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है बेसिकली, डेफिनेशन में लिखवा ही देता हूँ साथ साथ, फिर एग्जांपल दे देते हैं। क्लोज्ड सिस्टम, system which can exchange energy system which can exchange energy, ये एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकता है बट नॉट मैटर, बट नॉट मैटर विद सराउंडिंग्स। एक ऐसा सिस्टम जो एनर्जी तो एक्सचेंज कर रहा है बट मैटर एक्सचेंज ना कर रहा हो। एग्जांपल दोगे कोई? सर वही पैन को ढक दो। हाँ, बस सिंपल। देखो, हमने वही पेन लिया, एंड वही हम वाटर भी बॉईल कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है, हमने इसको कवर कर दिया विद अ लिड। हमने इसके ऊपर लगा दी एक लिड। जब हम इसको लिड से कवर कर देंगे तो हमारे जो वेपर्स बनेंगे वो यहां से बाहर नहीं जा पाएंगे, वो सिस्टम के अंदर ही एनक्लोज रहेंगे। ठीक है, तो वेपर्स का बाहर जाना रुक गया है, लेकिन अभी भी अगर हम इस वेसल को हाथ लगाएंगे तो हमारी बॉडी को गरम गरम लगेगा, हमारे हाथ गरम हो जाएंगे, मतलब अभी भी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम जो मैटर का एक्सचेंज रोक चुके हैं हम जिसमें, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज अभी भी वो कर रहा है, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। एग्जांपल में आ जाएगा वाटर बॉइलिंग in a vessel with a lid on it, in a vessel with a lid on it। कोई दिक्कत? क्लियर या नहीं? आसान है सिस्टम। एंड अगर इसका हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम अब तक तो क्लियर हो गया होगा क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बेसिकली, अ सिस्टम which neither exchange matter nor energy with surrounding। एक सिस्टम जो ना तो एनर्जी का एक्सचेंज करता हो ना ही मैटर का चेंज करता हो, उस सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। कोई एक एग्जांपल दोगे इसका? आज तक परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम क्रिएट नहीं किया जा सका है, तो उस हिसाब से एग्जांपल देना। परफेक्ट आइसोलेशन इज नॉट पॉसिबल टिल डेट। तो क्या कोई एक हल्का फुल्का आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल जो काफी हद तक आइसोलेटेड हो?
मानना तुमसे शुरू करते हैं, कोई एक परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल। सर नहीं पता। साक्षी, परफेक्टली नहीं मतलब आइसोलेटेड तो है, एटलीस्ट कुछ हद तक तो आइसोलेटेड रहे, कोई एक एग्जांपल। क्या चीज थर्मोफ्लास्क। हाँ, थर्मल फ्लास्क। जो मिल्टन वाले थर्मल फ्लास्क वगैरह आते हैं, अलग अलग कंपनीज के आते हैं, वो कहते हैं ना ठंडे का ठंडा रहता है, गर्म का गर्म रहता है। परफेक्ट आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार तुमने गर्म पानी डाल दिया वो जिंदगी भर गर्म रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो परफेक्ट आइसोलेशन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन वो 10-12 घंटे तक निकाल देता है, काफ़ी हद तक आइसोलेटेड रहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आ जाएगा थर्मल फ्लास्क। थर्मल फ्लास्क के अंदर अगर तुम गरम गरम पानी डाल देते हो तो काफ़ी हद तक वो गर्म रहता है, 10-12 घंटे तक तो एटलीस्ट रहता ही है, प्रोवाइडेड कि तुम ढक्कन बार बार ना खोलो। एंड जब तुम गरम गरम पानी डाल दो, चाहे उबलता हुआ पानी डाल दो, बॉटल को जब तुम टच करोगे तो तुम्हें गरम गरम नहीं लगेगा, मतलब वहां पे आइसोलेशन हुई हुई है उसकी। क्लियर? यह गरम गरम लगता है? मेरे हिसाब से तो नहीं लगता। ठीक, थर्मस फ्लास्क या थर्मल फ्लास्क इसका लिख लेना एग्जांपल। एंड अगर डायग्राम बनाना है तो डायग्राम तुम इस तरीके से बना सकते हो, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये तुम ले सकते हो। अभी तो क्लोज सिस्टम भी नोट करना होगा या नोट कर लिया था? सर एक बार दिखा दो। ये तो पहले क्लोज सिस्टम नोट करो, फिर हम आइसोलेटेड की बात करते हैं। करो ना। मफल फर्नेस अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो छोटा सा तुम्हें सैटरडे की भी छुट्टी होगी। अच्छा, इसके अंदर जो तुम्हें छोटा सा वो दिख रहा है बॉक्स का, ये छोटा सा एक अंदर से कंपार्टमेंट है। ठीक है, ये खुल जाता है ऊपर से, एंड ये छोटा सा एक अंदर कंपार्टमेंट है। इसके अंदर तुम हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस कैरी आउट कर सकते हो, अबाउट 900 डिग्री। अगर हमें ऐसे टेम्परेचर चाहिए ना 900,000, तो ये इस इंस्ट्रूमेंट में होती है, तो ये इंसुलेटेड होता है। परफेक्टली इंसुलेशन नहीं है, हाँ मतलब बाहर गर्मी नहीं देता है, लेकिन इंसुलेटेड होता है। अगर 900 तक करा रहे हैं तो मतलब बहुत हाई टेम्परेचर है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी इंसुलेशन से बना हुआ होता है। तुम्हें इसका सरफेस गर्म लगेगा, क्योंकि 900 तक जा रहा है तो इतना अच्छी इंसुलेशन नहीं हो पाती। हाँ, लेकिन इतना गर्म नहीं लगेगा कि हाथ लगा और जल जाए हाथ, हल्का सा गर्म लगता है, लेकिन काफ़ी अच्छी इंसुलेटेड इंस्ट्रूमेंट होती है ये एक तरह की। ठीक, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अपने पास। अंदर इसमें तो मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, 900 डिग्री, उस पर तो इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता। लेकिन बाहर से देखो, अगर हाथ भी लगा लोगे इस इंस्ट्रूमेंट को तब भी हाथ जलेगा नहीं, तो मतलब काफ़ी अच्छी इंसुलेशन की हुई होती है। वापस आते हैं इस पे। ठीक है, नोट करो इसे, डायग्राम बन गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अरे कुछ आइडिया? बस तो नाम से क्लियर हो जाती हैं ये चीजें। होमोजीनियस सर सेम सिस्टम नहीं बच्चे, विच हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सिस्टम बेसिकली कुछ भी नहीं है, अपने जो नॉर्मल सब्सटेंसेस है उसको भी हम सिस्टम बोल रहे हैं। इस चैप्टर में सिस्टम क्या है कि जो अंडर कंसिडरेशन है वो सिस्टम है। सिस्टम ऐसे मत सोचो कि बहुत बड़ी चीज कोई, सिस्टम इज नॉर्मल थिंग, बस नाम चेंज कर दिया है कि जहां पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज को, वो सिस्टम, जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिस्टम
which has uniform composition throughout. System which has uniform composition throughout. For example, हम ये तो बचपन से करते आए हैं, salt dissolved in water. अगर हम एक सिस्टम बनाएं जिसके अंदर हम नमक मिला दें पानी के अंदर, तो हमें देख के नहीं पता चलेगा कि पानी के अंदर नमक मिक्स किया हुआ है. अगर तुम्हारे सामने 2 गिलास रख दिए जाएं, एक में नमक डाला हुआ है और एक में नमक नहीं डाला हुआ, तो तुम अपने आंखों से देख के कभी भी ये नहीं बता सकते हो कि इस गिलास में नमक डाला हुआ है और इसमें नमक नहीं डाला हुआ है. ठीक, तो ऐसे सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सिस्टम. दूसरा एग्जांपल आ जाएगा वाटर डिजॉल्व्ड इन मिल्क. वाटर, हाँ, पी के तो पता लग जाता है लगभग अगर बहुत ज़्यादा पानी डाला हो. वैसे तो नहीं पता चलता अगर हल्का सा डाला हो. वाटर डिजॉल्व्ड इन मिल्क. ठीक है. एयर के अंदर भी तो बहुत सारी गैसेस हैं. क्या हमें पता लगता है कि इस कोने में ऑक्सीजन है, उस कोने में कार्बन डाइऑक्साइड है? ऐसा नहीं पता चलता. ठीक, तो एयर भी क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर भी क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस. क्लियर? गुड आउट. Alcohol dissolved in water. सर ये तो लग जाता है पता. कलर चेंज. वैसे तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है. अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, मैं यहाँ पे कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूँ, तभी मैंने वो एक एग्जांपल लिखवा दिया कि कलर चेंज में कोई चक्कर नहीं. कॉम्पोजिशन तो सेम है ना. अगर हम वैसे कलर का ही एक सेम लिक्विड रख दें तो हमें नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर 2 चीज़ें मिक्स हैं या वो सिंगल चीज़ है. नोट करें इसे. मेरे पास एक कॉल आ रहा है, मैं कॉल लेके आया का, फिर आप बिजी आ रहा है सबका. होमोजीनियस के बाद आता है एक हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस एज सच नाम से ही क्लियर हो रहा है. Heterogeneous system which do not have uniform composition throughout. System which do not have uniform composition throughout. ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस सिस्टम. एग्जाम्पल में आ जाएगा sand dissolved in water. Sand dissolved in water. चलो सॉरी, फोन आ गया था. इसमें और एडअप करना है तो इट विल बी ऑयल इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल सैंड डिजॉल्व्ड इन वाटर या ऑयल इन वाटर. ठीक. एंड दूसरा एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल सॉलिड मिक्सचर का ले लो कोई भी. सैंड, शुगर डिजॉल्व्ड इन सॉल्ट. शुगर एंड सॉल्ट. पता चलता है कि शुगर अलग है, शुगर एंड सॉल्ट. सॉफ्ट ले लो. हाँ, जैसे मर्जी कर लो. सॉलिड का भी ले लिया हमने, सॉलिड वाटर का भी ले लिया, लिक्विड का भी ले लिया. ठीक है, तो तीनों के एग्जांपल ले लिए. सॉलिड इन अ सॉलिड, सॉलिड इन अ लिक्विड, लिक्विड इन अ लिक्विड. कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक. मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, यहां से शुरू करते हैं. मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है? जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में सब्सटेंस हो,
जैसे वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। एक सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स हों या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हों या बहुत सारे आयंस हों, उस सिस्टम को हम क्या बोला करेंगे? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक नाम से क्लियर हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एटम्स हों, आयंस हों या मॉलिक्यूल्स हों, बेसिकली जिसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हों, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस या पार्टिकल्स। ठीक, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बाद हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। पहले देखते चलो, फिर मैं टाइम देता हूं लिखने के लिए, आराम से लिखते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे अप्लाई होगी। बेसिकली देखो, अगर इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, इसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी। वही टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो विस्कोसिटी भी होती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकती है, टेम्परेचर की बात कर सकते हैं हम, इसकी विस्कोसिटी की बात कर सकते हैं, सरफेस टेंशन की बात कर सकते हैं, इसकी डेंसिटी की बात कर सकते हैं। तो मतलब जब इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे अप्लाई की जाएंगी, उन प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टी विच इज एप्लीकेबल फॉर अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम is called macroscopic property. Clear? कोई डाउट? The properties which are applicable on a macroscopic system, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स आने के बाद हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या नाम दे रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अगला आता है स्टेट ऑफ सिस्टम। अब देखो, अभी अभी हमने गैसियस स्टेट पढ़ा है और हमने वहां पे पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते हैं तो सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को बेसिकली गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, या उल्टा गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी टेम्परेचर और प्रेशर अपने लिए क्या है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सॉरी। अगर मैं इसकी वैल्यू फिक्स कर दूं, मान लो मैंने कहा कि भाई टेम्परेचर है 25 डिग्री, प्रेशर है 1 atm। जब मैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू फिक्स कर देता हूं तो अपना जो सिस्टम है वो एक स्टेट एक्वायर कर लेता है। अपना जो सिस्टम है वो एक स्टेट एक्वायर कर लेगा, या तो सॉलिड में आ जाएगा, या लिक्विड में आ जाएगा, या गैस में आ जाएगा। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ सिस्टम। It is the condition of system when various macroscopic properties of the system has definite values। जब हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू फिक्स कर देते हैं तो सिस्टम की कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं? स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब या तो वो सॉलिड में होगा, या वो लिक्विड में होगा, या वो किस में होगा? गैस में होगा। कोई डाउट? साक्षी, मान्या, तरणवीर, तीनों डेफिनेशंस में से कोई भी डेफिनेशन जो ना समझ आई हो? सर एक बार स्टेट ऑफ सिस्टम बताना। स्टेट ऑफ सिस्टम, बिल्कुल बच्चे। देखो, मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम का अभी प्रेशर है 1 atm एंड उसका जो टेम्परेचर है वो है अपना रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, एंड अभी वो गैस है। तो जब मैंने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, अब मैं इस टेम्परेचर प्रेशर को क्या नाम दे रहा हूं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, हमने टेम्परेचर प्रेशर को नाम बदल दिया है, अब हम उसको टेम्परेचर प्रेशर नहीं बोल रहे हैं, अब हम उसको क्या बोल रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। जब मैंने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू फिक्स कर दी तो मेरे सिस्टम की कंडीशन क्या है? वो गैसियस नेचर का है।
तो जो गैशियस नेचर है उसका वही क्या है, स्टेट ऑफ सिस्टम। मान लो मैं कह देता कि भी मैंने प्रेशर को कम कर दिया, मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, 5 atm कर दिया, टेम्परेचर को मैंने बिल्कुल कम कर दिया, 5 डिग्री पे ले आया, और मेरा स्टेट आ गया, मेरा सिस्टम आ गया लिक्विड कंडीशन के अंदर। तो जो लिक्विड कंडीशन बनी वही मेरे लिए क्या मानी जाएगी अब, स्टेट ऑफ सिस्टम। बेसिकली जैसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, ऐसे स्टेट ऑफ सिस्टम कि सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है, ये तब अटेन होती है जब हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या कर दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है। बेसिकली हमने पढ़ा है ना कि टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने से स्टेट चेंज हो जाती है, तो हमें पहले इनकी वैल्यूज फिक्स करनी होंगी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मतलब टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू फिक्स करनी होगी। जब हम इसकी एक वैल्यू फिक्स कर देंगे तो हमारे सिस्टम की कंडीशन क्या है, वो सॉलिड कंडीशन में है, वो लिक्विड कंडीशन में है या वो गैसियस कंडीशन में है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम। क्लियर? Yes, sir. ठीक, नोट करो ये तीनों डेफिनेशंस, फिर आगे कराता हूं। आगे करते हैं स्टेट वेरिएबल्स। अगली डेफिनेशन, स्टेट वेरिएबल्स। कुछ आइडिया, नाम से कुछ आइडिया लग रहा हो, स्टेट वेरिएबल्स। व्हाट आर स्टेट वेरिएबल्स? साक्षी गैस करोगे स्टेट वेरिएबल्स? नाम से कुछ आइडिया लग रहा हो, स्टेट वेरिएबल्स। तरणवीर? कुछ ऐसे सेट पड़ी। हाँ, बेसिकली स्टेट वेरिएबल्स क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जिसकी वैल्यू चेंज करने से हमारे सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाए, विच कैन वेरिएट our state of system. These are the macroscopic properties. These are the macroscopic properties on which state of system depends. These are the macroscopic properties on which state of system depends. That is, if value of these macroscopic properties are changed, that is, when value of these macroscopic properties is changed, state of system also changes. State of system also changes. सिंपल सा है, दोबारा से समझें। ऐसी प्रॉपर्टीज जिसकी वैल्यू चेंज करने से सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाए, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसकी वैल्यू पे सिस्टम की स्टेट डिपेंड करती हो, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। जो सिस्टम की स्टेट को वेरिएट कर सकती हैं, प्रॉपर्टीज विच कैन वेरिएट द स्टेट ऑफ सिस्टम, properties which can variate the state of system. कोई एक एग्जांपल दोगे? which can variate the state of system. प्रेशर, टेम्परेचर। हाँ, ऊपर अभी अभी देखा तो सही हमने कि अगर हम टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो सिस्टम की स्टेट क्या हो रही है, चेंज। तो टेम्परेचर और प्रेशर ही अपना क्या है, स्टेट वेरिएबल्स। अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर की वैल्यू से छेड़छाड़ करें, कम ज़्यादा करें, तो अपने सिस्टम की स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है।
तो एग्जांपल आ जाएगा टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई डाउट? साक्षी क्लियर? Yes, sir. नोट करो इसे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। दीज आर दी प्रॉपर्टीज which depend on amount of system, which depend on amount of system, जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बेसिकली जैसे मान लो कोई एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल दोगे? सर मोल्स, वॉल्यूम, मोल्स, Mass. मास, वॉल्यूम, मोल्स, मास, ठीक, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एंड इस पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी अप्लाइड ऑन सच प्रॉपर्टीज। मतलब हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसा कुछ। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी अप्लाइड on such properties. ठीक, नोट करो इससे पहले, फिर इंटेंसिव की बात करते हैं। है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव के बाद है इंटेंसिव। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड ना करती हो। दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड, which do not depend on amount of system। कोई एक एग्जांपल दोगे ऐसी प्रॉपर्टी का जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती हो? सर टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे? सर टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो चाहे 1 मोल लो या 2 मोल लो, सब पे बराबर ही लगे। बेसिकली मान लो अपने पास एक रूम है, ठीक है? उस रूम के अंदर चाहे तुम एक बॉक्स रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, उस रूम के टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि ये बॉक्स कोई एनर्जी रिलीज ना कर रहा हो या कोई एनर्जी एब्जॉर्ब ना कर रहा हो। क्लियर? कोई डाउट? तो टेम्परेचर, और कोई एग्जांपल? प्रेशर तो अलग अलग हो जाएगा ना? प्रेशर अलग अलग कैसे हो जाएगा? हम अगर एक गिलास पानी लेते हैं, हम कहते हैं तब भी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 180 एम है। अगर एक तालाब में जाएं तब भी उसकी सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो भी कितना होगा? 180 एम ही तो होगा। क्या वो अमाउंट पे Yes. डिपेंड हुआ? No. और कोई टेम्परेचर, प्रेशर, कोई और साक्षी एग्जांपल? एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो तुम स्किप कर रहे हो। कोई भी एक और? नहीं? डेंसिटी, चाहे तुम एक गिलास पानी लो तब भी डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर लेते हैं, चाहे एक जग भर के पानी ले लो, चाहे एक पूरा एक तालाब ले लो, तब भी हम डेंसिटी कितनी कहते हैं वाटर की? 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो क्या डेंसिटी अमाउंट चेंज होने से चेंज हो रही है? नहीं। क्लियर?
एंड ऐसी प्रॉपर्टीज पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते कि एक डब्बा रखा तो टेम्परेचर 10 डिग्री, 2 रखा तो 20 हो गया, नहीं, हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज। मैथमेटिकल ऑपरेशन कहने का मतलब ये है, हम ये नहीं कह सकते कि 10 डब्बों के लिए टेम्परेचर 20 है तो 40 के लिए इतना हो जाए। ऐसी ऑपरेशंस हम ऐसे यूनिटरी मेथड्स अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी डाउट? सर डेंसिटी तो लेकिन मास और वॉल्यूम पे वो नहीं कर। बेसिकली इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का तुम सम करते हो तो जो रिजल्टेंट आएगा वो एक्सटेंसिव होगा या नहीं, ये आगे चीजें पढ़ेंगे। लेकिन डेंसिटी अभी के लिए मैं तुम्हें जैसे एग्जांपल दिया है ऐसे याद रखो कि चाहे तुम एक गिलास पानी लो, चाहे तुम एक समुंदर में चले जाओ, वहां पे भी हम डेंसिटी वाटर की कितनी लेते हैं, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। चाहे वो मास अपॉन वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। बेसिकली होता क्या है, अगर तुम कभी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो लोगे तो रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज इंटेंसिव। ओके सर। ठीक है, ये आगे जाके चैप्टर में आएगा, टेंशन मत, कि अगर हम दो एक्सटेंसिव या एक एक्सटेंसिव एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। साक्षी ये क्लियर है बच्चे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? देखो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है बेसिकली, ये इक्विलिब्रियम वैसे चैप्टर अगला चैप्टर है जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर हम सिर्फ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या है, सिस्टम में एक ऐसी स्टेट ऑफ द सिस्टम जब उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनकी वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए और विद टाइम चेंज ना हो। अगर हमारी जो सिस्टम है, सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उसकी वैल्यू फिक्स हो जाए एंड विद टाइम वो चेंज ना हो, तब हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें से 3 टाइप्स हमारे सामने हैं। पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब कोई भी हीट फ्लो ना हो रहा हो, व्हेन देयर इज नो हीट फ्लो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर पार्ट, जब सिस्टम में हीट फ्लो बिल्कुल रुक जाता है तब हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, जब तुम लोग कहते हो कि नेट फोर्स इक्वल टू 0। एक सिस्टम में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब अटेन होता है जब वो कोई भी वर्क डन ना हो रहा हो, इफ नो वर्क इज डन बाय वन पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑन द अनदर पार्ट। ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं जब हम कहते हैं नेट फोर्स इज 0। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्शन चल रही है, लेकिन बेसिकली अगर हम नॉर्मल रिएक्शंस की बात करें, नॉर्मली जब हम रिएक्शंस कराते हैं तो जो कंसंट्रेशन है, या हम कहते हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होती जाती है एंड प्रोडक्ट्स की अमाउंट बढ़ती जाती है, क्योंकि विद टाइम रिएक्टेंट्स कम होते जाते हैं, डिकम्पोज होते जाते हैं एंड प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं। तो असली में रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो रही होती है एंड प्रोडक्ट्स की अमाउंट बढ़ रही होती है। हम कहते हैं कि हमारा एक रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका होगा जब उसकी अमाउंट्स क्या हो जाए, अमाउंट्स कह लो या उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करे ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करे विद टाइम। तब हम कहेंगे कि हमारा जो रिएक्शन है, हमारा जो सिस्टम है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। दोबारा समझो, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसी स्टेट ऑफ सिस्टम है जब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जिसको हमने नाम दिया है, सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है एंड विद टाइम चेंज नहीं होती है, तब हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ चुका है। इसका पहला टाइप है थर्मल इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम के विद इन कोई भी हीट फ्लो ना हो रहा हो, हीट फ्लो बिल्कुल रुक गया हो,
तब हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब होता है जब कोई भी वर्क डन ना हो रहा हो विद इन द सिस्टम फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम तब होता है जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज रिएक्टेंट या composition of various phases in the system remains same throughout और ये विद टाइम चेंज ना हो, कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए और विद टाइम चेंज ना हो, तब हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। कोई भी डाउट? और रिएक्शन शुरू करने के 10 मिनट बाद मैं कहता हूं कि ना तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चेंज हो रहा है ना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। तो आफ्टर 10 मिनट्स आवर सिस्टम हैज अटेन्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम। प्रोसेसेस, अगेन ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी तक हम करने लगे हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी आउट किया जाएगा। The process is said to be isothermal if temperature of the system remains constant during each step of the process. तब हम कहते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस को करने के लिए क्या हीट चेंज होना जरूरी है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग? क्या बिना हीट चेंज करवाए, अगर मैं हीट चेंज को रोक दूं, बेसिकली कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं कि मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक, उसमें मैं कोई प्रोसेस कैरी आउट करवा रहा हूं, ए टू बी मेरा कोई प्रोसेस चल रहा है एंड मैं चाहता हूं कि इस प्रोसेस को आइसोथर्मल बनाया जाए। आइसोथर्मल बनाने के लिए क्या, अगर मैं हीट चेंज रोक दूं, मैं कह दूं कि मेरी इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, हीट चेंज नहीं हो रही, तो क्या आइसोथर्मल प्रोसेस कैरी आउट किया जा सकता है इफ हीट चेंज इज जीरो? या आइसोथर्मल प्रोसेस बनाने के लिए हीट चेंज होना जरूरी है? क्या लगता है, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है इस पॉइंट पे? क्वेश्चन समझ आया कि मुझे एक आइसोथर्मल प्रोसेस करवाना है, मतलब मुझे एक प्रोसेस करवाना है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। उस प्रोसेस को करवाने के लिए क्या मुझे हीट फ्लो को ऑन रखना होगा, मतलब क्या हीट फ्लो होने देना होगा बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, या मैं हीट फ्लो को बंद करके भी आइसोथर्मल कंडीशंस को मेंटेन कर सकता हूं? क्या लगता है? हीट फ्लो होगा। हीट फ्लो होगा। तरनवीर? सर अगर हीट फ्लो होगा तो टेम्परेचर भी तो चेंज हो जाएगा। नहीं बच्चे, हीट फ्लो का होना जरूरी है आइसोथर्मल कंडीशन मेंटेन करने के लिए। मान के देखो कि मेरा ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एज्यूमिंग कि मेरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ऊपर से मैंने हीट चेंज रोका हुआ है, तो सारी हीट अंदर ही अंदर इकट्ठी होती जाएगी, तो टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा। तो मुझे हीट चेंज ऑन रखना होगा ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर चली जाए, ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर चली जाए, ताकि मेरा टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। सिमिलरली, तो हाँ बोलो 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 बोलो। बाहर जाने जब वो बाहर जाएगी हीट तो धीरे धीरे हीट अंदर खत्म हो जाएगी तो टेम्परेचर भी तो घटता जाएगा। मैं सिर्फ उतनी हीट को बाहर जाने दूंगा ना जो हीट एक्स्ट्रा आ रही है। अच्छा ठीक है। अगर मैं हीट को बाहर जाने से ही रोक दूं, फिर तो सारी हीट अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट होती जाएगी। अगर सारी हीट अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट होती गई तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो अगर कभी भी आइसोथर्मल प्रोसेस करवाना है तो उसमें हमें हीट फ्लो को होने देना होगा। अगर हमने हीट फ्लो को रोका तो हमारा प्रोसेस कभी भी आइसोथर्मल कंडीशंस पे नहीं आ पाएगा। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक, यही आगे लिखा है उसमें। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट isothermal process occurs in an open system
या तो ओपन सिस्टम हो जहां पे हीट का चेंज हो रहा हो, या फिर सिस्टम क्लोज हो लेकिन उसकी वॉल्स कंडक्टिंग हो। मतलब हीट का चेंज होना बहुत जरूरी है अगर आइसोथर्मल कंडीशंस को मेंटेन करना है। द कंटेनर विद द कंडक्टिंग वॉल्स इज डायाथर्मिक। डायाथर्मिक मतलब जिसमें हीट का फ्लो होता। बेसिकली इस लाइन का मतलब ये सर है हीट फ्लो होना जरूरी है। बोलो क्या हुआ? कंडक्टिंग वॉल्स होने से क्या आएगा? हीट फ्लो होता रहेगा। हीट कंडक्टिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा नहीं, यहाँ पे हीट हीट कंडक्ट अच्छा करना अच्छा, है। ठीक ठीक ठीक। ठीक, हीट फ्लो मस्ट बी देयर। सर अगर जैसे ही पानी है, जब हाँ उसको बॉईल करते हैं हाँ तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद तो नहीं उसका टेम्परेचर बढ़ता? नहीं, मतलब वो उस टाइम पे वो आइसोथर्मल हो जाता है ना बॉइलिंग पे? हाँ उस टाइम पे वो आइसोथर्मल कंडीशन हो जाती है एक तरह से। ठीक है सर। ठीक है, तो हीट फ्लो मस्ट बी देयर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर हीट फ्लो हमने रोका तो हम आइसोथर्मल कंडीशंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आइसोथर्मल के बाद है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट चेंज जीरो हो जाए, दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेकिंग प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट चेंज को रोक दूंगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ तो कभी भी आइसोथर्मल कंडीशंस मेंटेन नहीं की जा सकती। जैसे अभी अभी हमने कहा कि अगर हम हीट चेंज रोक देते हैं तो टेम्परेचर पक्का है कि या तो बढ़ेगा या कम होगा, वो आइसोथर्मल नहीं रह पाएगा। बेसिकली अगर आइसोथर्मल है तो एडियाबैटिक नहीं हो पाएगा, अगर एडियाबैटिक है तो आइसोथर्मल नहीं हो पाएगा। दोनों में से एक ही चीज तुम कर सकते हो, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं करवा पा सकते। क्लियर या नहीं? यस सर। आइसोबैरिक क्या होता है? बार किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान में रखो तो बार किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। तो आइसोबैरिक तब होता है या आइसोबारिक तब होता है जब प्रेशर कांस्टेंट रहे। प्रेशर ऑफ द सिस्टम remains constant during each step in the state of the system, during each step in the process। या फिर ऐसे कर लो, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। कांस्टेंट के बाद बस थ्रू आउट लिख दो और बाकी सब काट दो, कोई इशू नहीं है। थ्रू आउट द प्रोसेस ऐसे कर लो, थ्रू आउट द प्रोसेस लिख लो। एंड बाकी की इंग्लिश थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी लग रही है तो वो काट दो। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट कर देते हैं देन दैट इज आइसोबारिक। आइसोकोरिक, volume of the system remains constant during each step of the process। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हम मेंटेन कर दें तो आइसोकोरिक। आइसोबारिक प्रेशर को कांस्टेंट कर दें। कहने का मतलब ये है जब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा? जीरो। अगर आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो चेंज इन प्रेशर कितना आ जाएगा? जीरो। एडियाबैटिक, हीट चेंज इज जीरो। हीट चेंज को हम Q से रिप्रेजेंट किया करेंगे तो Q विल बी जीरो। आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा T विल बी जीरो। क्लियर? कोई डाउट?